नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनावा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है C3 सब्जेक्ट में लर्निंग एंड टीचिंग, क्या एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशंस, अंतर संबंधों की विश्लेषणात्मक समझ, जिसमें हमने अधिगम और विकास के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक है अधिगम और अभिप्रेरणा। छात्रों, अधिगम और अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा आपके लिए नया शब्द है। अधिगम तो आप पढ़ते आए हैं। सीखना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वाले के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। सीखना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वाले के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण स्थान है। सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय में अनेक अनुभव बालकों को ऐसे सिखाए जाते हैं, ऐसी चीजें विद्यालय में सिखाई जाती हैं जिनके प्रति कभी कभी बालक तत्परता प्रकट नहीं करते। कभी कभी उनको वो चीज उतनी रुचिकर नहीं लगती। विद्यालय में अनेक अनुभव, ये जो तत्परता है, ऐसी स्थिति में अध्यापक को प्रेरणा का सहारा लेना पड़ता है। छात्रों, विद्यालय में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाती है जो छात्र उनके रुचि के अनुसार है तो बहुत अच्छे से उसको मन लगा के सुनेंगे, नहीं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको अच्छी नहीं लगती। ऐसी स्थिति में अध्यापक को प्रेरणा का सहारा लेना पड़ता है। तो प्रेरणा द्वारा सीखना सुगम हो जाता है। प्रेरणा के माध्यम से सीखना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। प्रेरकों के द्वारा अध्यापक अपने छात्रों में, प्रेरक जो भी प्रेरणा दी जाती है उसके द्वारा अध्यापक अपने छात्रों में नवीन क्रिया के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं। नवीन क्रिया के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं। तो रुचि उत्पन्न तो होता है, इससे अधिगम करने में छात्रों को सहायता मिलती है, मनोबल बढ़ता है। छात्रों, आप एक वो है, आप देख सकते हैं, शिक्षा जगत की प्रमुख समस्या प्रेरणा से संबंधित है। बालकों को सीखने के लिए कैसे तैयार किया जाए? बालकों को सीखने के लिए कैसे तैयार किया जाए, यह अध्यापकों के लिए एक जटिल प्रश्न है जिसका सरलता से उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यहां पर यह कहना उचित है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं। एक कथन है जो चरितार्थ हो रहा है, किस पर? अधिगम के माध्यम से। अधिगम पर यह कथन चरितार्थ हो रहा है कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, परंतु उसको पानी पिला नहीं सकते। अध्यापक चाहे कितनी अच्छी विधि द्वारा छात्रों के समक्ष ज्ञान का भंडार प्रस्तुत करे, किंतु छात्र को सीखने की इच्छा यदि नहीं होगी तो अध्यापक छात्र को सिखाने में सफल नहीं हो सकता। यदि छात्र सीखना ही नहीं चाहता तो फिर वो
सफल नहीं हो सकता है। छात्रों, ये घोड़े को पानी नहीं पीना है, अगर पानी के पास ले भी जाते हैं तो वो नहीं पिएगा। छात्र को कितना भी अच्छी विधि द्वारा शिक्षक समझाएं, अगर वो समझना नहीं चाहता तो वो नहीं समझ पाएगा। इसके पीछे प्रेरणा काम करती है। पॉजिटिव सकारात्मक प्रेरणा है तो नहीं सीखने चाहने वाले बच्चों भी सीखने लगते हैं, चाहने लगते हैं। उनको वही चीज जो कल तक अच्छा नहीं लगता था वो आज अच्छा और जरूरी लगने लगता है। छात्रों, एक व्यक्ति या शिक्षार्थी के जीवन में प्रतिदिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभिप्रेरणा पाई जाती है। एक व्यक्ति के अंदर प्रतिदिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभिप्रेरणा पाई जाती है। विद्यालय जाना, कौन कौन कैसी अभिप्रेरणा? जैसे छात्र है, रोज विद्यालय जाता है तो वो प्रेरित है तब जा रहा है, उसके पीछे प्रेरणा है तब जा रहा है। विद्यालय जाना, पढ़ाई करना, व्यवसाय करना, खाना खाना, संगीत सुनना, पिक्चर देखना, खेल खेलना, ये सारी चीजें जो हमारी दिनचर्या में आती है, जिसको व्यक्ति करते हैं, छात्र करते हैं रोज, इन सभी कार्यों के पीछे कोई न कोई अभिप्रेरणा विद्यमान रहती है। कोई न कोई अभिप्रेरणा विद्यमान रहती है। छात्रों, वो प्रेरित है तभी इस कार्य को कर रहा है, चाहे जिस रूप में प्रेरित हो। मनोविज्ञान के अर्थ में कह सकते हैं कि केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से अभिप्रेरणा केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है। मनोविज्ञान में बाह्य उत्तेजनाओं का कोई स्थान नहीं, केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है, जिसके आधार पर किसी शिक्षार्थी का व्यवहार निर्भर करता है। दूसरे अर्थ में अभिप्रेरणा वास्तव में व्यक्तियों के भीतर स्थित होती है। वास्तव में व्यक्तियों के भीतर अभिप्रेरणा स्थित होती है, जो उनके अंदर क्रियाशीलता उत्पन्न करती है। किसी भी कार्य को करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। यह क्रियाशीलता व्यक्तियों के लक्ष्य की प्राप्ति तक चलती रहती है। छात्र प्रेरित रहता है तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तब तक वो प्रेरित रहता है। अभिप्रेरणा एक मनोव्यवहारिक क्रिया है। यह व्यक्ति की क्रियाओं व गतिविधियों को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। यह व्यक्ति की क्रियाओं व गतिविधियों को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। ये अभिप्रेरणा है। छात्रों, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, इसकी परिभाषा दिया है अभिप्रेरणा की। क्या? जैसे जॉनसन ने कहा है, जॉनसन के अनुसार छात्रों, जॉनसन के अनुसार प्रेरणा सामान्य क्रियाओं का प्रभाव है। प्रेरणा सामान्य क्रियाओं का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार की ओर संकेत करती है। प्रेरणा सामान्य क्रियाओं का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार की ओर संकेत करती है।
संकेत करती है और उसका मार्ग निर्देशन करती है। छात्रों, ये आप देख सकते हैं, प्रेरणा सामान्य क्रियाओं का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार की ओर संकेत करती है और उसका मार्ग निर्देशन करती है। किसके अनुसार? जॉनसन के अनुसार। गुड के अनुसार छात्रों, क्रिया को उत्तेजित करने, क्रिया को कोई भी काम करते हैं को उत्तेजित करने, क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को रखने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। आप देख सकते हैं, क्रिया को उत्तेजित करने, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो अगर अब हम प्रेरित हैं तो उस काम को दुगने मन से करेंगे। क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने, रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। ये रहा जॉनसन के अनुसार, ये रहा गुड के अनुसार। छात्रों, प्रेरणा इसको कहते हैं। हम प्रेरित हैं तो भी कुछ न कुछ कार्य करते हैं। और आप जान लीजिए कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम प्रेरित हैं तो हम अच्छे से सीखेंगे और जल्दी सीखेंगे। अभिप्रेरणा सीखने का महत्वपूर्ण अंग है। अभिप्रेरणा सीखने का महत्वपूर्ण अंग है। एक व्यक्ति ऐसी किसी भी क्रिया में रुचि नहीं लेता जिसमें प्रेरणा का अभाव है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कार्य में रुचि नहीं लेता है जिसमें प्रेरणा का अभाव हो। यानी अगर वो प्रेरित है तो उस कार्य को करेगा, अच्छे से करेगा। अगर वो प्रेरित नहीं है तो उस कार्य को अच्छे से नहीं करेगा। अभिप्रेरणा बालकों के व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। बालकों के व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। छात्रों, अब हम देखेंगे, ये तो प्रेरणा हो गया, अधिगम हो गया। प्रेरणा अधिगम दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रेरित हैं तो हम अधिगम तीव्र गति से करेंगे, नहीं है तो उस कार्य को हम नहीं करेंगे अच्छे से, तो नहीं होगा, तो अधिगम कैसे करेंगे। तो छात्रों, ये प्रेरणा, जैसे कहा जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार के उठते हैं कि कोई भी व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। हम सोचते हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से कि अमुक व्यक्ति हमारे साथ ऐसा क्यों किया। किसी व्यक्ति के व्यवहार के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। वो क्यों इस तरह का बिहेव किया, उसके प्रति कई कारक होते हैं पीछे। इनमें से कुछ कारक आंतरिक और कुछ बाह्य भी होते हैं। कुछ आंतरिक भी होते हैं और कुछ बाह्य भी होते हैं।
छात्रों, जैसे कि इनको ही मनोवैज्ञानिक प्रेरक नाम से पुकारते हैं। तो ये प्रेरक ही व्यक्ति को क्रियाशील बनाते हैं अथवा नवीन क्रियाओं को सीखने के लिए प्रेरणा देते हैं। किसी निश्चित लक्ष्य के लिए क्रियाशील बनाना ही प्रेरणा है। किसी निश्चित लक्ष्य के लिए क्रियाशील बनाना ही प्रेरणा है। निश्चित लक्ष्य के लिए क्रियाशील बनाना ही प्रेरणा है। छात्र, निश्चित लक्ष्य के लिए क्रियाशील बनाना, जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य के प्रति एक्टिव हो जाना क्या है? प्रेरणा है। यह जो ये प्रेरणा रुचि पैदा करने और उसे बनाए रखने, रुचि तो पैदा करता है, उसको बनाए रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। रुचि को पैदा करता है और उसको बनाए रखता है। यही उत्तेजित करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया। छात्रों, हम देखेंगे, ये तो प्रेरणा हो गया। प्रेरणा के प्रकार, प्रेरणा एक आंतरिक प्रेरणा होता है और एक बाह्य। आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, ठीक है। आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा किसको कहते हैं? आंतरिक प्रेरणा का अर्थ ये होता है कि आंतरिक शक्ति से, आंतरिक प्रेरणा का मतलब आंतरिक शक्ति, जो व्यक्ति के व्यवहार को जागृत करती है, जो व्यक्ति के व्यवहार को जगाती है। इस प्रेरणा में बालक को की शक्ति प्रबल होती है। आंतरिक प्रेरणा से बालक की शक्ति प्रबल होती है। बालक जब इच्छा करता है तो उसके अनुरूप उस इच्छा की पूर्ति के लिए क्रिया आरंभ हो जाती है। उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए और उस इच्छा की पूर्ति के लिए किए गए कार्य बालक को सुख एवं संतोष प्राप्त होता है। उसको आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। बालक को अंदर से प्रेरित हुआ कि हमको अभी पढ़ने का मन है, हमको अभी वहां फिल्म देखने का मन है। जब उस प्रेरित हुआ तो उस कार्य को किया तो वो प्रसन्न हुआ, सुख का की अनुभूति किया। इससे उसको संतोष मिला और इसी को आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत, जो आंतरिक प्रेरणा है, मानसिक तनाव तथा असंतोष को सम्मिलित करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इसके अंतर्गत मानसिक तनाव को भी रखते हैं, मानसिक तनाव को रखते हैं और मानसिक तनाव के साथ साथ असंतोष को, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह मत है, जब बालक को प्रतिक्रिया करने के लिए उत्तेजित करते हैं, ये जो मानसिक तनाव है, ये जो असंतोष है, वो क्रिया करने के लिए क्या करते हैं? उद्वेलित करते हैं कि क्रिया हम करें, हमको पिक्चर देखने का मन है, हम अभी पढ़ेंगे नहीं, तो वो उद्वेलित होके मानसिक तनाव से, असंतोष से वो उस कार्य को करने लगता है, फिर उसको
सुख की प्राप्ति होती है, संतोष की प्राप्ति होती है। तो ये है। अब आइए बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा में छात्रों, बाह्य प्रेरणा का प्रमुख उत्तेजक वह उद्देश्य होता है जिसको प्राप्ति बालक का लक्ष्य होते हैं। इस प्रकार की प्रेरणा में बालक बाह्य तत्वों से प्रभावित होकर कार्य करता है। इसमें बाह्य तत्वों से प्रभावित होता है। अब देखिए बाह्य तत्व कौन कौन से हैं। बाह्य तत्व से प्रभावित होता है, ठीक है। इसमें बालक की इच्छा गौर होती है, इसमें बालक की इच्छा पूरी रखी जाती है, और इसमें बालक की इच्छा गौर। औपचारिक शिक्षा सीखने के लिए बालक में इच्छा का विकास होना कठिन है, क्योंकि यह दूसरों के द्वारा नियोजित रूप से है। अध्यापक नवीन क्रिया सिखाने के लिए प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार आदि का प्रयोग करता है। ये सभी बाह्य प्रेरणा, जैसे प्रशंसा हो गया, निंदा, ठीक है, दंड, पुरस्कार, ये सब क्या है, बाह्य प्रेरणा का कार्य करते हैं। तो ये आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। छात्रों, अध्यापक को शिक्षण का में आंतरिक प्रेरणा का सहारा लेना चाहिए हमेशा। आंतरिक प्रेरणा का सहारा लेना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों का भी यही मत है कि अधिगम विधि के रूप में आंतरिक प्रेरणा बाह्य प्रेरणा से अधिक उत्तम होती है। तो आंतरिक प्रेरणा का सहारा शिक्षक को हमेशा लेना चाहिए। बच्चे अंदर से मोटिवेट हो और किसी कार्य को करने से उसको सुख की प्राप्ति हो, संतोष की प्राप्ति हो, और वो उस कार्य को जल्दी सीखेगा। यदि बालक को किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करने में, किसी कार्य को करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं, कैसे, आंतरिक प्रेरणा के द्वारा, तो अध्यापक को इसमें सफलता प्राप्त होती है। विद्यार्थी जल्दी प्रेरित होते हैं, उस कार्य को करते हैं। यह है छात्र। तो दो प्रकार के अभिप्रेरणा, आंतरिक और बाह्य। अब हम देख सकते हैं कि प्रेरक, प्रेरणा हो गया प्रेरक। प्रेरक किसको कहते हैं, मोटिव्स। प्राणी के व्यवहार को परिचित करने वाली या प्राणी को कार्य करने के लिए उत्तेजित करने वाली शक्ति को प्रेरक कहते हैं। जो शक्ति उसको उत्तेजित करती है उस कार्य को करने के लिए, उसी को प्रेरक कहते हैं। प्रेरक व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं तथा उसे क्रियाशील बनाते हैं। प्रेरक। छात्रों, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक भी कई प्रकार के होते हैं, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग है। जैसे मैस्लो ने दो प्रकार बताया, एक अर्जित प्रेरक जो जन्म के बाद व्यक्ति सीखता है अपने दम पर, और एक जन्मजात प्रेरक। इसी तरह थॉमस महोदय ने भी चार प्रकार बताए हैं, सुरक्षा, प्रतिक्रिया, प्रतिष्ठा, नवीनन। इसी तरह मोटे रूपों में प्रेरकों को निम्न कुछ इन सब मनोवैज्ञानिकों को देखते हुए चार प्रकार के प्रेरक बताए गए हैं। एक जन्मजात प्रेरक, एक अर्जित प्रेरक, एक व्यक्तिगत प्रेरक, एक सामाजिक प्रेरक। जन्मजात प्रेरक यानी वो जीवन भर, प्राणी का जीवन भर रहता है ये, इनको जन्मजात, जैसे भूख, प्यास, काम, नींद, प्रेम, क्रोध, ये सब जन्मजात प्रेरक हैं, ये जीवन भर रहते हैं। अर्जित प्रेरक जन्म के बाद जन्मजात न होकर व्यक्ति द्वारा वातावरण के संपर्क में आकर
दिखाकर सीखता है। जैसे आदत, रुचि, सामुदायिकता, इसमें आप रख सकते हैं। जैसे आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, कंप्यूटर चलाना सीख लिया, ये सब सारी चीजें। व्यक्तिगत प्रेरक, इसमें क्या होता है कि व्यक्तियों के जीवन अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं, हर एक व्यक्ति के। इनके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में व्यक्तिगत प्रेरकों का विकास होता है। आकांक्षा का स्तर, जीवन लक्ष्य, ठीक है, मनोवृत्तियां, व्यक्तिगत प्रेरक। आपका व्यक्तिगत जो आदत है वो पर्सनल। फिर है सामाजिक प्रेरक, यानी सामाजिक आवश्यकताओं के कारण व्यक्ति में सामाजिक प्रेरक पैदा होते हैं, जैसे प्रतिष्ठा, सुरक्षा, प्रभुत्व, सामूहिकता, ये सब चीजें। तो छात्रों, ये है अभिप्रेरणा के पीछे प्रेरक कार्य करता है, तो ये प्रेरक हो गया। अब देख सकते हैं कि जब हम अधिगम और अभिप्रेरणा, हमको इसको देखना है छात्रों। हमने बताया कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी चीज अधिगम करते हैं तो इसमें अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना इसके ये चल नहीं सकता। अगर ये नहीं है तो इसकी गति धीमी हो जाएगी, अगर ये है तो इसकी गति तीव्र हो जाएगी। अभिप्रेरणा सीखने का महत्वपूर्ण अंग है छात्रों। एक व्यक्ति ऐसी किसी भी क्रिया में रुचि नहीं लेता जिसमें प्रेरणा का अभाव होता है। प्रेरणा का अभाव है तो वो कार्य, उस कार्य को व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर वो प्रेरित है तो तीव्र गति से करेगा। आइए हम देखते हैं इसमें भी कि प्रेरक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे पहला है, प्रेरक सीखने वाले को अधिगम क्रियाओं को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रेरक क्या करते हैं? सीखने वाले को अधिगम क्रियाओं को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये इसको प्रोत्साहित करता है, ठीक है। प्रेरक व्यक्ति की उस क्रिया को चुनने में सहायता देते हैं जिसे करने की इच्छा होती है। अगर व्यक्ति प्रेरित है किसी कार्य को करने के लिए तो उसी तरह के अच्छे अच्छे कार्य को चुनने में प्रेरक मदद करती है। प्रेरक व्यवहार को निर्देशित करते हैं। अधिगम प्रक्रिया में प्रेरक व्यवहार के निर्देशक के रूप में अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये निर्देशक का कार्य करता है। अगर नेगेटिव है तो कोई गलत कार्य करने के लिए भी प्रेरित आप हो सकते हैं। अगर सकारात्मक है, पॉजिटिव है मोटिव्स, तो उस कार्य को सही दिशा में आप करेंगे। तो ये है, सीखने वाले को ही उस कार्य को सीखने के प्रति इच्छा जागृत करने में सहायता करनी चाहिए जो कार्य उसको सिखाना है। यदि सीखने वाला क्रियाओं को ठीक प्रकार से समझता नहीं है तो उसकी उन क्रियाओं के सीखने में संतोषजनक प्राप्ति नहीं होगी। अब देखिए छात्रों, अधिगम पर इसका प्रभाव कैसे? सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा कैसे उत्पन्न होती है? सीखने की इच्छा अभिप्रेरणा के द्वारा उत्पन्न होती है। अगर बच्चा प्रेरित हो गया तो खूब मन लगा के पढ़ेगा, सीखने की इच्छा हो गई है। सीखने की इच्छा अधिगम का महत्वपूर्ण प्रेरक है। यदि बालक सीखने की इच्छा विकसित कर दी जाए बालक के अंदर, तो बालक किसी भी क्रिया को सीखने का संकल्प ले सकता है। छात्र फिर है प्रगति और परिणामों का ज्ञान। आपकी प्रगति कितनी है, आपका परिणाम क्या है, इससे भी बच्चे प्रेरित होते हैं। प्रगति है, अच्छा रिजल्ट है,
तो और दुगने मन से व्यक्ति कार्य करते हैं या छात्र कार्य करते हैं। प्रभावशाली सीखने में प्रगति का ज्ञान एक प्रमुख प्रेरक के रूप में योगदान देता है। यदि किसी बालक को यह बता दिया जाए कि उसे किसी विषय को सीखने या किसी कार्य को करने की क्षमता में कितनी प्रगति की है, तो उसको और अधिक काम करने की उत्तेजना मिलती है। यदि छठी कक्षा के बालकों पर वाचन के क्षेत्र में प्रयोग किया गया और उसने बालकों के सामने वाचन में प्रगति दिखाने वाला चार्ट रखा कि आपका चार्ट के माध्यम से बताया जाने लगा छात्रों को कि ये प्रगति है, और 28 दिन तक तेज गति के साथ वाचन के लिए कहा गया, इससे बिना बोध को खोए वाचन की गति में 200% तक वृद्धि हुई। ये मोटिव का कमाल है। लर्निंग हुआ कि नहीं? अधिगम हुआ, प्रेरित हो गया, तीव्र गति से अधिगम। फिर है प्रशंसा। प्रशंसा सीखने में उत्तेजना के रूप में कार्य करती है। कोई बच्चा अच्छा कार्य किया, उसको प्रशंसा दीजिए, करिए कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया, तो और भी अच्छा कार्य करने के लिए वो प्रोत्साहित होगा। यदि बालक को सीखने के कार्य में हुई प्रगति की प्रशंसा उसके माता पिता, अध्यापक या साथियों के द्वारा की जाती है, तो इसका बालक के ऊपर प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। यह है छात्र। ब्लेम, भर्त्सना। अधिगम में भर्त्सना भी उत्तेजक के रूप में कार्य करता है, किंतु भर्त्सना का प्रभाव व्यक्तिगत शिक्षण के अनुसार पृथक पृथक होता है। भर्त्सना का उपयोग अध्यापक को यदा कदा आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। कभी कभी भर्त्सना करने से भी छात्र को लगता है कि टीचर इतने लोगों के बीच में बोल रहे हैं या टीचर हमारे नाराज हैं, तो हम दुगने मन से पढ़ेंगे, तो कभी कभी ये भी कार्य करता है। प्रतिद्वंदिता और सहयोग, कंपटीशन की भावना, कोऑपरेशन की भावना, इससे भी कार्य करता है। व्यक्ति में मूल आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। जन्म से लेकर आजीवन व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। उसको अपनी सामाजिक स्थिति के लिए जीविका प्राप्त करनी पड़ती है। उसको अपनी सामाजिक स्थिति के लिए जीविका प्राप्त करने के लिए अपने साथियों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है। अब विद्यालय के अधिगम के क्षेत्र में भी बालक को अपने साथियों के साथ प्रतियोगिता करनी है, और प्रतिद्वंदिता अधिगम को प्रभावशाली बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रेरक यह है। प्रतिद्वंदिता और सहयोग, ये आपने देखा छात्र। तो प्रेरक इसको कहते हैं। पुरस्कार, दंड, पुरस्कार भी और दंड भी महत्वपूर्ण साधन है। ये जिसमें भर्त्सना आता है उसी कोटि में ये भी आता है। पुरस्कार और दंड दोनों का उद्देश्य भावी व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालना है। जो व्यवहार बच्चा करता है, अगर पुरस्कार दे दिया गया, दंड दे दिया गया, तो मोटिवेट हो जाता है, तुरंत पुरस्कार के बहुत लाभ मिलते हैं। यह है कि पुरस्कार आनंद प्रदान करते हैं और कार्य बार बार करने से बालक को प्रोत्साहन मिलती है। इसकी हानियां भी हैं। इसलिए पुरस्कार बालकों में क्रिया को सिखाने की रुचि पैदा करने के स्थान पर केवल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। किसी तरह हमारा अच्छा रिजल्ट बन जाए, हम फर्स्ट प्राइज पा लें, तो इसका निगेटिव भी है छात्र। आकांक्षा का स्तर, अगर लेवल ऑफ एस्पायरेशन है छात्रों के अंदर
प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य तक पहुंचने का वो प्रयास करता है। इसके लिए व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है, किंतु जीवन लक्ष्य एक होने पर ही आकांक्षा का स्तर भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। तो आकांक्षा के अनुसार ही व्यक्ति अपना कार्य करता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, 2 बालक का लक्ष्य अपना व्यवसाय में प्रवेश करना है। एक बालक ने आकांक्षा का स्तर विश्वविद्यालय में अध्यापक का पद माना है। एक बालक ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि हम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनेंगे, जबकि दूसरा माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक बनना पसंद करता है। इस प्रकार दोनों के जीवन लक्ष्य एक होने पर भी उनकी आकांक्षा स्तर में अंतर है। लक्ष्य एक है अध्यापक बनना, एक का है यूनिवर्सिटी में बनना, एक का है प्राइमरी मिडिल स्कूल में बनना। तो ये आकांक्षा का स्तर है। इससे भी छात्र मोटिवेट होते हैं।